नमस्कार दोस्तों, जीके मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं फिर आज 1 जून की करंट अफेयर्स लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे इस महामारी के बीच। और जैसा कि अभी कल ही के दिन आरआरबी ने नोटिस जारी की है कि जैसे ही ये लॉकडाउन उठता है और थोड़ा नॉर्मल कंडीशंस हो जाते हैं, वैसे ही वो एग्ज़ाम को कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग सभी ज़ोरों शोरों से लगे होंगे और लगना भी चाहिए। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ में एक है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। 1 तारीख की करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, अभी हाल ही में पता है आपको, इंडिया में आईपीएल पोस्टपोन्ड हो गए थे क्योंकि कंडीशंस बहुत ज़्यादा वर्स हो रही थी। साथ साथ जो सेकेंड वेव था वो भी स्टार्ट हो गया था। तो हाल ही में बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली जी, उन्होंने ये डिसाइड किया है मीटिंग के दौरान कि जो मैचेस बच गई थी उनको यूएई में कंप्लीट की जाएगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, आईपीएल 2021 के नाम से एज फेज़ 2। ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में कंप्लीट कर दी जाएगी। जहाँ तक लगता है मुझे 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो बीसीसीआई की बात हो रही है, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके सेक्रेटरी है जय शाह, प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली जी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ये तैयार हुआ था, ये बना था 1928 में। और तो ये कंटिन्यू होगी यूनाइटेड अरब एमिरेट में। तो इसके बारे में जान लेते हैं। मैंने इसके बारे में कल भी बताया था आपको कि इसकी कैपिटल, इसके करेंसी, इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रेसिडेंट का नाम आपको याद होगा। मैं बस पहला वर्ड आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग थी खलीफा से, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये याद होगा। तो यूए की कैपिटल अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2021 यूएफा चैम्पियंस लीग, ये चेल्सी ने जीत लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराकर। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था एस्टाडियो डो ड्रागाओ, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये हुआ था एस्टाडियो डो ड्रागाओ स्टेडियम में, जो कि पोर्तुगल के पोर्टो में है। जो एक गोल मैनचेस्टर चेल्सी के द्वारा लगा स्कोर की गई थी, ये की थी काई हावेर्ट्स ने। हावेर्ट्स और हेवर्ट्स, माफ़ कीजिएगा, मैं दोबारा माफ़ी चाहता हूँ। तो ये जर्मन के जर्मन है, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। तो इस बार जो 2021 में चेल्सी ने यूएफए चैम्पियंस लीग जीती है, ये चेल्सी ने दूसरी बार जीती है। इससे पहले इन्होंने 2012 में पहले चैम्पियंस लीग जीती थी। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। हाल ही में मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने अंकुर स्कीम लॉन्च की है। इसमें होने क्या वाला है, बेसिकली जो मध्य प्रदेश की सरकार है, ये उनके नागरिकों को प्राणवायु सम्मान से, अवार्ड से सम्मानित करेगी। क्यों करेगी, इसके पीछे रीज़न क्या है? अभी हाल ही में उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है कि अभी जो मानसून सीज़न आ रहा है, इस बीच जितने लोग जो मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं, जो सबसे ज़्यादा प्लांट लगाएगा मानसून सीज़न के दौरान, उसको ये प्राणवायु अवार्ड से सम्मान किया जाएगा। ये इसके लिए उनके सिटीजन्स को वायुदूत ऐप पर रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि अंकुर प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया गया था। अब गवर्नमेंट किसको नॉमिनेट करेगी, कैसे नॉमिनेट करेगी, वो डिसाइड कैसे करेगी किसने कितने पेड़ लगाए हैं? तो गवर्नमेंट ने कहा है, रूल बनाया है कि कोई भी बंदा अगर पेड़ लगाता है, तो वो पहले दिन जब वो पेड़ सैपलिंग लगा रहा है, तो उसके साथ एक सेल्फी क्लिक करे और भेजे सरकार को। और उसके बाद 30 दिनों तक उसकी टेक केयर करे। 30 दिनों के बाद दोबारा नया एक सैपलिंग लगाए, उसी के बगल में या कहीं और सैपलिंग लगाए, उसके साथ और एक सेल्फी खींचे, फिर उसको गवर्नमेंट को भेजे। तो इस तरीके से वो डिसाइड करेंगी सरकार जो मध्य प्रदेश की है कि किसने कितने प्लांट लगाए हैं, और उसी हिसाब से वो सम्मानित करेंगी। तो आते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बात हो रही थी, तो इसके चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 1 जून जो आज का दिन है, आज के दिन वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी जो थीम थी, याद रखिएगा, ये थीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम्स में ये बहुत ज़्यादा आते हैं। कल भी एक डेट थी, चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर कल की बात करेंगे।
जो 31 मई की बात करेंगे इसके बाद। जो मिल्क डे की थीम है ये है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस अराउंड द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। मैं दोबारा रिपीट करूँगा आपके लिए क्योंकि बिकॉज ये थीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस अराउंड द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। तो मैं कल की बात कर रहा था, 31 मई को नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने आपको कल बताया था कि उसकी थीम क्या थी। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँगा। उसकी थीम थी कमिट टू क्विट। इसका मतलब है प्रण लीजिए छोड़ने की। याद रखिएगा, थीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो वर्ल्ड मिल्क डे है ये फाओ के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था। फाओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी हेडक्वार्टर है इटली के रोम में। ये फाओ यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है, FAO यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। और इस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 से ये वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करना शुरू किया था। अब बात हो रही है फाओ की, FAO की, तो इसकी हेडक्वार्टर है, मैंने बता दी आपको पहले ही, इटली के रोम में है। ये कब बनी थी? ये बनी थी 16 अक्टूबर 1945 को। अब जब FAO की बात हो रही है तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1945 में FAO बनी थी। तो 1945 में जब ये FAO बनी थी इसकी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में ही थी। 1951 में ये इटली के रोम में ट्रांसफ़र हो गई थी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। रवि शास्त्री डेब्यू बुक, याद रखिएगा ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि रवि शास्त्री जी का ये डेब्यू बुक है, पहली बुक है। ठीक है, रवि शास्त्री हमारे इंडियन टीम के हेड कोच हैं। उनके द्वारा ये पहली बुक लिखी गई है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। इसके को ऑथर हैं अयाज मेमन और इसको पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डेब्यू बुक बाय रवि शास्त्री क्या है? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है, जिसका नाम है सजग, SAJAG। ये हाल ही में हमारे जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल जी, इन्होंने इस ऑफशोर पेट्रोल वेसल को इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन किया है, ICG में कमीशन किया है। इसकी मैं एक ख़ास बात आपको बता दूं, सजग की, ये पूरी तरीके से इंडिया में ही बनी है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, सेंसर्स हैं, साथ ही साथ ये एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर और 4 हाई स्पीड बोट्स को भी कैरी कर सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात हो रही है ICG की, इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अभी फ़िलहाल में इसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये कब बनी थी? ये 1977 में बनी थी। अब इसकी मोटो क्या है? ये संस्कृत में है वयम रक्षमः, वयम रक्षमः इसकी मोटो है। इसका मतलब है वी प्रोटेक्ट, हम बचाएंगे या बचाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट करंट अफेयर्स को लेकर। अभी फ़िलहाल में आपने देखा होगा कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा केओस मच रहा है कि चाइनीज़ वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, UK वेरिएंट को लेकर ऐसे नाम बुलाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो WHO ने इन सब चीज़ों को देखकर, इतनी केओस को देखकर एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इन्होंने क्या किया कि हर देश के वेरिएंट को, बेसिकली उसके देश के नाम से जाना बहुत बुरा लगता है ये सुनने में, तो उन्होंने क्या किया है, हर देश के वेरिएंट को एक नाम दे दिया गया है। अभी फ़िलहाल में जो मोस्ट ट्रांसमिसिबल जो है उनमें से इंडियन वेरिएंट है। मैं बोल रहा हूँ, अभी बदल दूँ, मतलब इसीलिए बोल रहा हूँ जैसे कि आपको समझ में आए। इंडियन वेरिएंट है जिसको हम B.1.617.2 भी बोलते हैं, और UK वेरिएंट है जिसको हम लोग बोलते हैं B.1.1.7। तो अब आएंगे, इन्होंने WHO ने क्या किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इन्होंने इनको अलग अलग नाम दे दिया है। जैसे इंडियन वेरिएंट को इन्होंने डेल्टा नाम दिया है और UK वेरिएंट को इन्होंने अल्फ़ा नाम दिया है। अब बात हो रही है कोविड वेरिएंट की, कोविड-19 की जो वायरस है उसके वेरिएंट की बात हो रही है। तो वेरिएंट 2 तरह के होते हैं,
एक होता है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स, एक होता है वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। इनमें अंतर क्या है? देखिए, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स जो है वो बहुत ज़्यादा मच वाइड स्प्रेड होते हैं और ट्रांसमिसिबल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स बहुत ज़्यादा फैलते हैं, जल्दी फैलते हैं, वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट के से ज़्यादा फैलते हैं वो। अब वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स की बात करें तो उनमें पहला आता है अल्फ़ा, जो अभी मैंने आपको कहा कि यूके वेरिएंट का नाम दिया गया है इसको। अभी यूके वेरिएंट कोई नहीं बोलेगा, सब इसको अल्फ़ा ही बोलेंगे, जिसको हम लोग B.1.1.7 भी बोलते हैं। और इंडियन, फिर आता है इंडियन वेरिएंट डेल्टा, जिसको हम B.1.617.2 भी बोलते हैं। इसके बाद और एक है बीटा, जिसको हम B.1.351 बोलते हैं, और एक है गामा P2। ये सारे वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स में आते हैं। फिर आते हैं वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट में। यहाँ देखिएगा B.1.617, ये हमारे इंडियन वेरिएंट से बहुत रिलेटेड है। ये है क्या? बेसिकली ये क्या है, हमारा इंडियन वेरिएंट इसी B.1.617 फैमिली का ही एक वायरस है, ठीक है। तो इस फैमिली को हम लोग कप्पा बोलते हैं, कप्पा। ये सारे ग्रीक नेम है, ठीक है, ये सारे ग्रीक नेम है जो दिया गया है इनको। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। सॉरी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। WHO की बात हो रही है, तो WHO के अभी जो हेड है वो है टेड्रोस एधनम। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, ये इथियोपिया के रहने वाले हैं। WHO 1948 में बनी थी। साथ साथ इसकी हेडक्वार्टर है जेनेवा में। चलिए, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐड कर दूंगा, इसको भी भूल गया था इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इम्पॉर्टेंट एक है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके जो चेयरमैन थे उनका अभी टेन्योर ख़त्म हो गया 31 मई को, प्रमोद चंद्र मोदी जी। इनका टेन्योर 31 मई को ख़त्म हो गया है। तो हाल ही में जो CBDT के ऑलरेडी मेंबर थे जगन्नाथ विद्याधर मोहापात्रा, उनको ये एडिशनल चार्ज मिला है चेयरमैन का। CBDT के नए चेयरमैन एडिशनल चार्ज में जो है वो है जगन्नाथ विद्याधर मोहापात्रा। अच्छा, CBDT है क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है क्या? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ठीक है। चलिए, CBDT की बात हो रही है, तो CBDT का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और फाउंड हुआ था 1924 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। टाटा स्टील के जो MD एंड CEO है TV नरेंद्रन, इनका पूरा नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, परंतु T से थचेट था शायद, THACHAT, थचेट V नरेंद्रन। तो I'm सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो, ठीक है। तो TV नरेंद्रन जो है, जो MD और CEO है टाटा स्टील के, इनको अभी हाल ही में CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, इनको चुना गया है। तो हाल ही में जो थे उनका टेन्योर ख़त्म हुआ है, वो थे उदय कोटक जी। आपको पता ही होगा, वो कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO है उदय कोटक जी। उनका टेन्योर ख़त्म हुआ, तब जाकर TV नरेंद्रन जी को, जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है टाटा स्टील लिमिटेड के, उनको इलेक्ट किया गया है, उनको चूज़ किया गया है एज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के रूप में। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो ये बना था 1895 में। इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्होंने यूरोप में अपना पहला, यूरोप में नेदरलैंड्स के कैपिटल एम्स्टर्डम में अपना पहला यूरोपियन इनोवेशन सेंटर बनाया है। यूरोपियन इनोवेशन सेंटर बनाया है कहाँ? नेदरलैंड्स के कैपिटल एम्स्टर्डम में। अब इसका काम क्या होगा? बेसिकली देखिए, वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस है, नेदरलैंड्स और एम्स्टर्डम में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके द्वारा जो प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है, प्रॉब्लम्स का मतलब है सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस। अब सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस है क्या? देखिए, इंसान की ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाता है, पोर्टेबल पानी की कमी हो जाती है। तो और भी इससे ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, दिक्कतें तैयार होती है। इसको सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस बोलते हैं। तो इन पे फोकस करेगी जो TCS कंपनी है, जिन्होंने अपना पहला यूरोपियन इनोवेशन सेंटर खोला है वहाँ पर, जो कि TCS स्पेस पोर्ट्स के नाम से भी जानी जाएगी या जाती है यूरोप में, ठीक है। तो बात हो रही है TCS की। TCS के अभी हाल ही में
अभी हाल में CEO है राजेश गोपीनाथन। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, परंतु ये 2017 में नॉमिनेट हुए थे, जितना याद है मुझे। राजेश गोपीनाथन जी। TCS का फाउंडेशन कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 1968 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो बात हो रही है नेदरलैंड की, क्योंकि नेदरलैंड के एम्स्टर्डम में ही पहला यूरोपियन इनोवेशन सेंटर बनेगा। तो नेदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, जो मैंने पहले बता दी है। इसकी करेंसी है यूरो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कोई डाउट अगर होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा। कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरी हौसला अफजाई हो। थैंक यू। मिलते हैं फिर कल की करंट अफेयर्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।